नमस्कार। मैं प्राध्यापक एम.डी. नायकू, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय लोणंद। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तृतीय वर्ष BA पेपर नंबर 9 के अंतर्गत इस पेपर में हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इस आदिकाल में महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है बिसलदेव रासो, इस बिसलदेव रासो इस ग्रंथ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को मालूम है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वह संवत 1050 से लेकर 1375 तक है, या इसका कालावधि जो है 1050 से लेकर 1375 तक का है। इस कालखंड में बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं। उसमें बिसलदेव रासो यह एक ग्रंथ है। बिसलदेव रासो यह एक शेष मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यह ग्रंथ एक उत्कृष्ट विरह काव्य है। तो इस ग्रंथ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस ग्रंथ का रचना काल क्या है। तो आदिकालीन अन्य ग्रंथों के समान बिसलदेव रासो इस ग्रंथ के रचना काल के संदर्भ में भी विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस ग्रंथ का कालावधि संवत 1212 मानते हैं, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस ग्रंथ का रचना काल जो है वह 1758 मानते हैं। यानी कि यह ग्रंथ कब लिखा गया, इसके बारे में काफ़ी विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि संवत 1212 है, कोई कहता है कि 1758 है, कोई कहता है कि 1535 है, कोई कहता है कि 1560 है। लेकिन जो भी है, तो मुझे लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो संवत 1212 में यह ग्रंथ लिखा है, ऐसा कहा है, यह तिथि हमें योग्य लगती है। दूसरी बात है कि इस ग्रंथ का रचयिता कौन है। बिसलदेव रासो इस ग्रंथ के रचयिता राजा विग्रहराज चतुर्थ का समकालीन कवि नरपति नाल्ल है। मोतीलाल मनेरिया नामक विद्वान अजमेर के नाल्ल को गुजरात के नाल्य से अभिन्न मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस साम्य को मान्यता देते हैं। नरपति नाल्ल ने विग्रहराज चतुर्थ पर, यानी कि बिसलदेव रासो पर जो ग्रंथ लिखा है वह संवत 1212 में लिखा है। ये लगभग सभी विद्वानों ने मान्य किया है। तीसरी बात जो है इसमें कि इस ग्रंथ का चरित्र नायक कौन है। बिसलदेव रासो इस ग्रंथ का चरित्र नायक विग्रहराज चतुर्थ है। अजमेर और सांभर के चौहानों में विग्रहराज नाम के 4 राजा मिलते हैं। बिसलदेव रासो इस ग्रंथ में कई भी वंशावली नहीं दी गई है। अतः कौन सा विग्रहराज जो है, जो बिसलदेव रासो है या बिसलदेव राजा है, ऐसा काफ़ी विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने विग्रहराज तृतीय को इस ग्रंथ का नायक माना है, लेकिन इसको अगर नायक माना जाए तो बिसलदेव की पत्नी राजमती से उसका विवाह होना संभव नहीं है। इसलिए हम
इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ही बिसलदेव रासो इस ग्रंथ का चरित्र नायक है। अब बिसलदेव रासो ये जो ग्रंथ है वह विग्रहराज चतुर्थ पर लिखा गया है, इसमें विरह वर्णन है। इस ग्रंथ का कथानक क्या है? बिसलदेव रासो यह एक विरह काव्य है। इसमें 4 खंड है और 125 छंद है। इस ग्रंथ का कथानक इस प्रकार है कि अजमेर का राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसलदेव, इसका विवाह परमार वंशज राजा भोज की कन्या राजमती से होता है। बिसलदेव एक दिन अपनी रानी के सामने राजकीय अभिमान में कहता है कि मेरे समान कोई भूपाल नहीं है। भूपाल यानी मेरे समान इस देश में कोई राजा नहीं है। अब देखिए, पत्नी राजमती को ये झूठा अभिमान बर्दाश्त नहीं होता है। वह तुरंत ही राजा से कहती है कि उड़ीसा का राजा जो है वो तुमसे धनी है। उसके राज्य में जैसे कि हीरे की खानी है, जिस प्रकार तुम्हारे राज्य में नमक निकलता है उसी प्रकार उसके राज्य में हीरे की खाने हैं। अब देखिए, ये बातें सुनकर बिसलदेव जो है वो गुस्से में आ जाता है। पत्नी द्वारा हुए मानभंग के कारण राजा तुरंत ही उड़ीसा पर आक्रमण की तैयारी करता है। रानी राजमती विनती करती है कि मैंने मजाक किया था, छोड़ो ये बातें। लेकिन बिसलदेव जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह अपनी सेना को लेकर उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए चला जाता है और 12 वर्ष तक उड़ीसा में रहता है। यहाँ रानी जो है राजमती अजमेर में अकेली ही रहती है और इस 12 वर्ष के कालखंड में उसकी जो दशा हुई है, जो विरह उसे हुआ है, इसका वर्णन जो है इस ग्रंथ में आया है। जैसे कि अनेक इतिहासकारों ने राजमती का वर्णन करते हुए लिखा है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जितनी भी नारियाँ उत्पन्न हुई उन सभी में जबान की तेज नारी के रूप में राजमती को गिना जा सकता है। तो यहाँ इस ग्रंथ में राजमती अपना विरह वर्णन व्यक्त करती हुई अपनी सहेली से कहती है कि मैं उस घोड़े के समान उपेक्षित हूँ जिस पर घोड़े वाला 100 दिनों तक हाथ नहीं फेरता। ताना घोड़ा जब उसास लेता है तब उसे दागा जाता है। भागते हुए मृग को मोहित किया जा सकता है, लेकिन है सखी मैं अपने पिया को अपने आंचल में कैसे बांधूं। यानी कि राजमती का हृदय जो है वो विदीर्ण हो गया है, वो व्याकुल हो गई है, राजा की राह देख रही है। राजमती जबान की तेज नारी है, वह विरह में व्याकुल हो गई है। और आप सभी को मालूम है कि विरह में पुरुषों की अपेक्षा नारी अधिक व्याकुल होती है। राजमती को अपने जीवन पर रोना आता है। वह भगवान यानी कि शंकर से कहती है कि हे शंकर, तुमने मुझे स्त्री का जन्म क्यों दिया? देने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे जन्म थे। अगर तुमने मुझे जंगल का जंतु बना दिया होता या मुझे वन की काली कोयल बनाया दिया होता तो मैं चंपा के डाल पर बैठकर गाना गाती, लेकिन तुमने मुझे ये मनुष्य जीवन क्यों दिया? अतः उक्त कथन से वासना से अविरत मध्ययुगीन पुरुषों के स्वार्थ और उसकी कामुक रसिकता की शिकार बनी नारी की आत्मा का क्रंदन एवं चित्कारण दिखाया है। पुरुषों की स्वार्थपरक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए राजमती आगे कहती है कि हे शंकर, यदि तुमने मुझे किसान की पत्नी बनाया होता तो उसके साथ परिश्रम करती और गाना गाती।
तो इस प्रकार से एक गेय रूप से विरह वर्णन जो है, मुक्तक रूप में विरह वर्णन जो है इस ग्रंथ में आया है। 12 साल के बाद बिसलदेव उड़ीसा वापस आते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं करते हैं। ये सब देखकर राजमती की ज़बान कैंची की तरह चलती है। वह कहती है, पतिराज तुमने व्यापार तो घी का किया, लेकिन तुमको तेल भी नसीब नहीं आया, नहीं हुआ। मतलब नारी का उपभोग करने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिला। अभिव्यक्ति की ताजगी और भावों की विशालता बिसलदेव रासो के लोक जीवन में मौजूद है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से उसका कथानक और काव्य सौंदर्य है। बिसलदेव रासो में इस ग्रंथ में 12 मासा का वर्णन है। इस रचना में कवि ने सिर्फ ललित मुक्तक का प्रयोग किया है। संपूर्ण रचना गेय है, जिसे केदार राग में गाए जाए तो अच्छा है। प्रत्येक छंद एक स्वतंत्र गीत है और कथानक के अंतर्गत आने वाले कई संवाद जगह जगह पर नीरस है, लेकिन इतना सब होते हुए भी अपनी गेयता, संक्षिप्तता और सरस चित्रणों के कारण यह ग्रंथ पाठकों को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के आदिकाल में जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो के बाद बिसलदेव रासो ये ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विरह काव्य के रूप में इस ग्रंथ को जाना जाता है और नरपति नाल्ल ने ये ग्रंथ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। तो कुल मिलाकर इस ग्रंथ का परिचय हमने देखा है। नमस्कार। शायद आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आए होगी। फिर से नमस्कार।